तो शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, लास्ट टाइम हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? साथ रहिए, साथ रहिए। सोर्स कोड जो हम लोग लिखते हैं, कोडिंग, इसी को सोर्स कोड करते हैं। डिजाइन भी चल सकता है, डेवलपमेंट भी चल सकता है, ऐसा कुछ फिक्स। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्रांसलेटर के बारे में। ठीक है, तो ट्रांसलेटर हम लोग को जरूरत है, और 3 तरह के ट्रांसलेटर होता है ना? कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। ठीक है, और तीनों के बारे में बता दिए थे कि किसका क्या वर्क है। अभी जो हम लोग क्यूबेसिक यूज करेंगे उसमें हम लोग की किसकी जरूरत होगी? या तो कंपाइलर की या फिर इंटरप्रेटर की, क्योंकि अब हम लोग जो प्रोग्राम करेंगे वो क्या करेंगे? हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो क्यूबेसिक हालांकि इंटरप्रेटर को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? और बेसिक डिफरेंसेस भी मैंने बताया था कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो था वो था, क्या था? असेंबलर। ये भी बता दिए थे कि असेंबलर इज यूज्ड टू चेंज असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ये भी हो गया था। और पीएलडीटी है, तो पीएलडीटी भी बता दें। अभी सारा जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल पार्ट, वो पीएलडीटी का ही पार्ट था। और पीएलडीटी में प्रोग्रामिंग लॉजिक, डेवलपमेंट टेक्निक, डिजाइन टेक्निक, डेवलपमेंट टूल, डिजाइन टूल, कुछ भी कर सकते हैं, चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। जो क्लास मैंने शुरू किया था वो था प्रोग्रामिंग टेक्निक। प्रोग्रामिंग टेक्निक, तो इसमें 2 तरह के टेक्निक्स होते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में आपका 2 टाइप होता है, प्रोसीजरल या फिर इसको मॉड्यूल बेस्ड कहते हैं, और दूसरा हो गया क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जिसमें डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी। ठीक है, यानी कि हम लोग प्रोग्रामिंग में भी ये बता दिया था कि 3 तरह के प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं जनरली। एक सीक्वेंशियल होता है, एक क्या होता है? डिसीजन मेकिंग, और एक क्या होता है? लूपिंग होता है। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग वो है जो तीनों क्राइटेरिया को फॉलो करता है, सीक्वेंशियल भी, डिसीजन मेकिंग भी, और लूपिंग। क्यू बेसिक अगर आप पढ़ेंगे तो वो भी ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो तीनों प्रोग्राम को क्या करता है? फॉलो करता है। जितना भी अभी एग्जांपल आप देखे होंगे, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, सी, वीबी, ये सब सारे क्राइटेरिया को फॉलो करता है। दैट्स ऑल आर, दिस इज ऑल आर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में सिर्फ सिक्वेंशियल होता है। क्या होता है? सिक्वेंशियल, यानी कि उनमें डिसीजन की और लूपिंग की कैपेबिलिटी नहीं होती। और ये हम लोग पढ़ते हैं डेटाबेस। किसमें पढ़ते हैं? डेटाबेस। शायद डेटाबेस के लिए भी आप लोग पढ़ रहे होंगे फॉक्सट्रो। फॉक्सट्रो इज अ डेटाबेस लैंग्वेज। ठीक है, तो वहां पर देखेंगे कि वहां पर कुछ फॉलो करेगा तो वहां पर इफ एल्स नहीं होगा, बाद में हो सकता है, लेकिन जहां तक इफ एल्स नहीं होगा वहां पर वो क्या हो जाएगा? सिक्वेंशियल में आएगा, यानी अनस्ट्रक्चर्ड में आएगा। क्लियर है? अब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्रोसीजरल और सेकेंड इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। देखिए, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या है, और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या है। जैसे आप अगर प्रोग्राम करते हो तो प्रोग्राम के प्रॉब्लम पर निर्भर करेगा कि प्रोग्राम का लाइन
नंबर ऑफ लाइन कितना होगा उसको, ठीक है। अगर प्रॉब्लम छोटा सा है तो कम ही लाइन में सिमट जाएगा, प्रॉब्लम बड़ा सा है तो आपको नंबर ऑफ लाइन ज्यादा भी हो सकता है। यानी कि ये प्रॉब्लम पर डिपेंड करेगा कि 5 लाइन का होगा या 5000 लाइन का होगा। क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं कि जब प्रोग्राम बड़ा हो तो हम लोग प्रोग्राम को एक से ज्यादा पार्ट में क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। आज जैसे सपोज दैट आप काम ले लीजिए, जैसे यहाँ पर है कि स्टूडेंट आप लोग आ रहे हैं रूम में और आप लोग को क्या करना है कि सारा डिटेल्स लेना है ना, और फिर आपको वो डिटेल्स लेके फिर आपको देना है कूपन कि आप एंट्री ले सकते हैं। तो इसके लिए याद तो चाहे तो एक आदमी भी काम कर लेगा, वो डिटेल्स लेते जाएगा और एक कूपन भी देते जाएगा। इसके लिए हम लोग 2 आदमी भी रख सकते हैं कि नहीं? एक डिटेल्स भरेगा और दूसरा क्या देगा, कूपन प्रोवाइड करेगा। तो इससे आसानी क्या होगा, क्या आसानी होगी कि काम 2 भाग में बढ़ जाएगा, एरर की चांसेस कम होगी, एक आदमी से गलती हो जाएगा, टाइम भी कम लग सकता है। टाइम तो मैं नहीं कहूंगा कि कम लगेगा, मे बी कम लग सकता है, कम ही लगेगा, लेकिन एरर की चांसेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बड़े काम को ऐसे भी आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके लोगों के बीच क्या कर देते हो, बांट देते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का भी पर्पस यही है, यानी बड़े प्रोग्राम्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना क्या कहलाता है, मॉड्यूलर प्रोग्राम। और हर एक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूल। क्या कहते हैं, मॉड्यूल कह लो, फंक्शन कह लो, सब रूटीन कह लो, प्रोसीजर कह लो, कुछ भी कह लो। यानी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, सब रूटीन प्रोग्रामिंग एक ही चीज, यानी बड़े प्रोग्राम को बांट। अब ये क्या है कि बड़े प्रोग्राम को बांटने का कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए, है ना। ऐसी नहीं कि जो मन में वो बांट। हम लोग आदमी 2 आदमी के बीच काम बांटे तो क्राइटेरिया दे दिए ना कि आपको सिर्फ उस पर डिटेल्स भरना है। अब ये नहीं कि 2 आदमी मिलकर काम कर रहा है, कभी वो भर ले रहा है तो कभी वो कूपन दे दे रहा है, तो ऐसे काम नहीं ना होगा। तो यहाँ पर भी है कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको कोई क्राइटेरिया फॉलो करना होगा। सपोज मैं यहाँ पर एक चीज यूज कर रहा हूँ, नोटपैड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें 3 काम करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। जैसे आपने किया, ए में हमने लिया 10, बी में हमने लिया 20 और एक ऐड ले लिया। कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल तो कुछ भी ले सकते हो ना आप, है ना, ए प्लस बी, ठीक है। और एक ले लिया आपने और इसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। या फिर हम एक सब ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, ए माइनस बी, और एक ले लेते हैं ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, ए इंटू के लिए स्ट्रिक्स यूज होता है, ठीक है। और एक डिवीजन के लिए हमने लिया डी इक्वल्स टू ए बाय, ठीक है। अब बारी बारी से सबको प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या हो जाएगा, ऐड, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट सब, उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट मल्ट, उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट इफ, ठीक है। अब ये एक मान लो कि एक कोडिंग है, कितने लाइन का कोडिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन का कोडिंग है। टॉप टू बॉटम चलेगा प्रोग्राम, हमने बताया था कि प्रोग्राम टॉप टू बॉटम चलेगा। ये सीक्वेंशियल प्रोग्राम है, नहीं ले रहा है, ठीक है। 9 म्यूट कर, कहीं पर डिसीजन नहीं ले रहा है। तो ऑब्वियसली पहला वैल्यू ए में, दूसरा वैल्यू बी में, ऐड में क्या होगा 30, सब में क्या होगा -10, मल्टीप्लीकेशन में 200 और डिवीजन में 0.5, यही होगा ना। अब फिर सारे वैल्यू को प्रिंट करेगा, जब तक आप वैल्यू को प्रिंट नहीं करोगे तब तक आउटपुट नहीं देखोगे। तो प्रिंट करना क्या है आपको, जरूरी है। तो ये एक प्रोग्राम हो गया। अब आप चाहते हैं कि ये बड़ा प्रोग्राम है, मान लो कि ये बड़ा प्रोग्राम, इसको हम लोग चाहते हैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने के लिए तो कोई क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। तो प्रोग्राम देखने से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 4 काम हो सकते हैं। कितने काम हो रहा है, 4। तो आप उसी हिसाब से बांटे, ऐसा नहीं कि यहां से उठाएं और यहां पर कर दिए पार्ट 1, ठीक है, और यहां कर दिए पार्ट 2,
कोई क्राइटेरिया फॉलो हो ही नहीं रहा है। यहाँ कर दिए क्या हम लोग, पार्ट 2, है ना, और यहाँ कर दिए पार्ट क्या, ऐसे डिवाइड नहीं होगा। ऐसे डिवाइड आपको लग रहा है कि ये फिजिबल है? पहले में क्या कर रहा है, तो आपको डिवाइड करने की क्राइटेरिया होनी चाहिए। जैसे अगर आपको पार्ट 1 करना है तो पार्ट 1 में आप क्या डाल दें, एडिशन डाल दें, और एडिशन वाला ये भी लाइन डाल दें। ठीक है, ये तरीका हो गया कि दोनों का, इधर चला गया, दोनों को ऐड भी करे, एडिशन वाला हट गया क्या, यहाँ पर ऐड भी करे और क्या करे, प्रिंट भी करे। कहाँ चला गया? डिवीजन के बाद ऐड भी करे, और इसी तरह इसको हम लोग क्या बना देंगे, पार्ट 2 बना देंगे। क्या करे, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करे, और सब्ट्रैक्शन को क्या कर दे, प्रिंट भी कर दे। ठीक है, ठीक है, और उसी तरह आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। तो अब आप समझ रहे हैं कि कैसे हम लोग पार्ट वाइज इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, पार्ट 3, और यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और मल्टीप्लीकेशन को प्रिंट भी करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल, और ये हो गया पार्ट आपका 4। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग डिवीजन को, तो ये भी एक तरीका हो गया। इसी को कहते हैं मॉड्यूलर प्रोग्राम। क्या कहते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्राम। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा प्रोग्राम है। अगर छोटा सा प्रोग्राम है तो इसमें कर भी नहीं सकते हैं, है ना। ये होगा कि बड़ा सा प्रोग्राम है, 100 लाइन 150 लाइन का प्रोग्राम है, तो हम लोग ये अप्रोच को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। क्लियर है, और ये सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो करता है, जो भी होगा वो सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको फॉलो करता है। ठीक है, तो यही हो गया आपका मॉड्यूलर अप्रोच, जिसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलर, प्रोसीजरल और फंक्शन। ये कितना इसमें मॉड्यूल हो गया, अगर मैं पूछूं तो इसमें कितना मॉड्यूल हो गया, 4 मॉड्यूल है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना मॉड्यूल में आप इसको पासना चाहते हैं। क्लियर है। एंड नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा सा आपको आगे पढ़ना, और आगे का मतलब एकदम से थर्ड ईयर में पढ़ना है। एड ऑन मिल जाएगा तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मिल जाएगा, नहीं तो थर्ड ईयर में है। और सारा लैंग्वेज जो है वो प्रोसीजरल को तो फॉलो करता है, लेकिन सारा लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो नहीं करता है। जैसे आपका क्यू बेसिक, सी, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो नहीं करता है, ये सिर्फ क्या है, प्रोसीजरल है। अब हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, थोड़ा बहुत समझेंगे, बहुत डेप्थ तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि इसके लिए फिर जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। लेकिन बेसिक चीज हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, एनीथिंग इज ऑब्जेक्ट विच हैज एग्जिस्टेंस। कुछ भी ऑब्जेक्ट है जिसका क्या है दुनिया में, एग्जिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट विच हैज प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट वो चीज है जिसके पास प्रॉपर्टीज और बिहेवियर होना होता है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं इसकी बात करूं मोबाइल के, मोबाइल इज ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टीज क्या है इसका, प्रॉपर्टीज में देखिए क्या आ गया, कंपनी नेम, है ना। प्रॉपर्टीज इसका क्या हो गया, कंपनी नेम, प्राइस, कलर, दैट इज प्रॉपर्टीज। बिहेवियर क्या है, फोन आना फोन जाना, ये बिहेवियर है। तो हर एक चीज का होता है। यू ऑल आर ऑब्जेक्ट। किस तरह के ऑब्जेक्ट हो आप, यहाँ पर किस टाइप के ऑब्जेक्ट हो आप, स्टूडेंट। क्या हो, स्टूडेंट। स्टूडेंट का प्रॉपर्टीज और बिहेवियर है आपके पास कि नहीं, है ना। क्या प्रॉपर्टीज आपके पास, आईडी, नेम, कोर्स, फी, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ये सब आपका क्या है, प्रॉपर्टी। बिहेवियर क्या है, पढ़ना, स्टडिंग करना, लिसनिंग, सुनना, और सिंगिंग वगैरह भी आ जाएगा। तो हर चीज वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्राम बनाते हैं। यानी कि अगर आपको कहें कि 5 स्टूडेंट का इनपुट लेना है डिटेल्स, और उन डिटेल्स को क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, तो प्रोसीजरल में हम लोग एक ही प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे, 5 स्टूडेंट का डिटेल्स लेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट में हम लोग एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को बनाकर और एक साथ कंबाइंड करके हम लोग उसको बना सकते हैं। क्लियर है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सोचना है
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है और ये ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग होता है। कुछ भी बनाएंगे, जैसे फैन का प्रोग्रामिंग बनाना है तो फैन का भी मानेंगे ऑब्जेक्ट, तो इसमें भी हो जाएगा। क्या क्या इसका होगा, बिहेवियर और प्रॉपर्टीज। फैन का बिहेवियर क्या हो जाएगा, कम प्रॉपर्टीज क्या हो गया, कंपनी नेम, प्राइस, कलर, टाइप, सीलिंग है कि टेबल है, मॉडल नंबर। बिहेवियर क्या हो गया, तो रिवॉल्विंग करना, हवा देना, ये सब क्या हो गया, बिहेवियर। तो ये सब बेस्ड प्रोग्रामिंग करने के लिए हम लोग किसको फॉलो करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ लैंग्वेज होता है कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो कौन कौन होता है थोड़ा सा हम लोग ये देख लेंगे। क्या, हाँ इसमें भी मॉड्यूल होगा। मॉड्यूल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में तो मॉड्यूलर होगा ही, ठीक है। जैसे देखिए क्या मॉड्यूलर होगा, स्टूडेंट, आप समझे स्टूडेंट का बिहेवियर क्या होगा, जैसे स्टडीइंग होगा, सिंगिंग होगा, तो स्टडीइंग एक मॉड्यूल हो गया, सिंगिंग एक मॉड्यूल होगा। लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होगा, एक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होगा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट के लिए। और प्रोसीजरल में सिर्फ कितने ऑब्जेक्ट के लिए होगा, एक के लिए होगा कि ये सिंगिंग है, डांसिंग है ना स्टडीइंग, तो एक प्रोग्राम हुआ। और यहाँ पर 1000 स्टूडेंट है तो हजारों के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। अब ये कैसे होगा, वो जब तक आप थोड़ा सा पढ़िएगा नहीं तब तक वो चीजों को समझ नहीं पाइएगा कैसे होगा। बस आपको सिर्फ अभी लिखना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके बेस्ड होते हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड होते हैं। और इसके लिए आप जब पढ़ेंगे कौन कौन सा चीज, जावा, वहां पर आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे प्रोग्राम करेंगे, सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, रूबी। तो आपको जावा पढ़ना ही है, सिलेबस में है, सी प्लस प्लस सिलेबस में है, पाइथन आपको एड ऑन मिलेगा, पीएचपी आपको एड ऑन मिलेगा, जावास्क्रिप्ट आपको एड ऑन मिलेगा। पर्ल, रूबी और सी शार्प नहीं है। मे भी हो सकता है एड ऑन मन होगा, किसी को मन होगा पढ़ाने के लिए तो पढ़ा भी सकता है एड ऑन लेके। क्लियर है, तो ये हो गया। क्या, रूबी और पर्ल का दोनों जगह यूज होता है, आपको वेब डिजाइनिंग में भी यूज होता है और एप्लीकेशन डिजाइनिंग में भी यूज होता है। वेब डिजाइनिंग के लिए बेस्ड कर लो तो पीएचपी चल रहा है, ठीक है ना, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। पाइथन आपका सबके लिए है, वेब डिजाइनिंग के लिए भी है, एप्लीकेशन डिजाइनिंग के लिए भी है, जावा सबके लिए है, मोबाइल डिजाइनिंग, मोबाइल ऐप के लिए, वेब डिजाइनिंग के लिए भी, और एप्लीकेशन डिजाइनिंग। एप्लीकेशन डिजाइनिंग मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर है, तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। देखो ये चीज निर्भर करता है कि ऐसा नहीं है, जावा भी काफी मार्केट में चल रहा है, पाइथन भी अभी चल रहा है। और पाइथन चलने का कारण क्या है कि अभी थोड़ा मार्केट ना वो चेंज हो रहा है। अभी जो सिनेरियो है मार्केट का, वो सिनेरियो हो गया मशीन लैंग्वेज, ठीक है ना। अभी प्रोग्रामर बहुत मिल रहा है, अब जो आ रहा है धीरे धीरे प्रोग्रामर चेंज हो रहा है, मशीन लर्निंग किस पे आ रहा है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हर चीज ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है। IoT का यूज हो रहा है, इंटरनेट दरवाजा ऑटोमेटिक हो गया, कार ड्राइवरलेस आगे होने वाला है, रोबोट का मांग बढ़ने वाला है। अब काम करने वाला आदमी कम हो जाएगा तो रोबोट ही सभी काम करेगा ना, सर्व भी रोबोट करने लगेगा। तो ये सब डिजाइनिंग के लिए नहीं, बेरोजगारी नहीं बढ़ेगा, रोबोट बनाने वाला भी तो चाहिए, उसकी मांग बढ़ेगी तो वो तो रोबोट पैदा थोड़े लेता है भगवान के यहाँ, उसको भी बनाने वाला चाहिए। तो अब जो थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है मशीन लर्निंग की तरफ, ठीक है। दूसरा और क्या कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग में देखिए क्या कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि आप नेटफ्लिक्स का आप एग्जांपल देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स अब ये सब कैसे आपको कंटेंट देता है, वो रीड करता है आपके बिहेवियर को, वो डेटा लेता है फेसबुक से, वो डेटा लेता है जीमेल से, आपका बिहेवियर को देखता है कि क्या सोचता है। आप जितना भी रखते हो सारा तो फेसबुक पास है ना, आप जितना भी शेरो शायरी और ये लिखते हो कि ये है तो ये है फीलिंग, ऑसम फीलिंग, ये वो सब चीज फेसबुक पास तो है ना। तो वो बिहेवियर को, आपको डेटा को कलेक्ट करके वो चाहता है कि किस तरह लोगों की क्या है जरूरत है ना। तो ये सब का कॉन्सेप्ट अभी ज्यादा चल गया है रादर देन एप्लीकेशन प्रोग्रामर डिजाइनर। तो इसके लिए पाइथन की मांग अभी ज्यादा है और सबकी मांग। और अभी आईटी सेक्टर अभी ज्यादा चल रहा है और सेक्टर में मंदी है। आप जीटेक भी देख लो,
तो बीटेक में अभी सबसे ज्यादा फिर से मांग हो गया आईटी का और कंप्यूटर साइंस का। क्लियर है, लोग आईटी और कंप्यूटर साइंस में, तो अभी मांग होने वाला आईटी और कंप्यूटर साइंस। नहीं ऐसा कोई जरूर नहीं, समझ गए। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या हो जाएगा आपको, फोर्ट्रान जो काफी पुराना लैंग्वेज है, अल्गोल काफी पुराना लैंग्वेज है, कोबोल अभी भी थोड़ा बहुत यूज होता है। एटीएम जो बना हुआ है, एटीएम उसमें प्रोग्रामिंग कोबोल में भी होता है। किसमें होता है? कोबोल में भी होता है। बेसिक आपका वही क्यू बेसिक हो गया। पास्कल भी पुराना लैंग्वेज है और एक सी चल रहा है, यानी कि अगर यहाँ पर देखें तो इनमें से सब में इंपॉर्टेंट कौन है? सी। सी बहुत पुराना है, लेकिन सी मशीन लेवल का प्रोग्रामिंग कीजिएगा तो सी ही काम आएगा। कौन काम आएगा? सी ही काम आएगा। और तो और सी कितना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जन्मदाता भी है, यानी पाइथन एक खुद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन के थ्रू आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो, लेकिन पाइथन भी तो किसी के यूज करके बना होगा खुद। जैसे आप किसी को प्रोड्यूस, आपका बेटा होगा, लेकिन आप भी तो किसी का बेटा है, आपका भी तो कोई बाप होगा। तो उसी तरह सी बेसिकली, सी में बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बना हुआ है। क्लियर है? तो ये हो गया प्रोसीजरल, और ये हो गया आपको क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हाँ सी शार्प भी चलता है, उसका भी एप्लीकेशन में भी यूज है और वेब डिजाइनिंग में भी यूज है। देख लेना उसके एड ऑन में है, तो एड ऑन में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। जैसे आपने पढ़ा इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम पढ़ा कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम्स। जैसे देखिए ये अभी एक मान के चलो कि ये प्रोग्राम है, तो इसमें इंस्ट्रक्शन है, जितना लाइन है वो क्या है? इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, सारा इंस्ट्रक्शन है, इसको इंस्ट्रक्शन कह लो, स्टेटमेंट कह लो प्रोग्रामिंग की भाषा में। ऐसे आप सेंटेंस कहते हो इंग्लिश में, पहला सेंटेंस है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट बोल सकते हो। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। अब सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जब बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? सॉफ्टवेयर बन जाएंगे। क्लियर है? तो वही चीज लिखा हुआ है कि एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको छोटा छोटा बहुत सारा प्रोग्राम्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच इज डिजाइन्ड टू परफॉर्म ए वेल डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन का मतलब ये भी हमेशा दिमाग में नहीं रखना कि फंक्शन जहां बोले सर वहां मतलब प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में बांट दो। फंक्शन का मतलब क्या होता है? कार्य। सही बोला, क्या होता है? आपका क्या फंक्शन है? दैट मीन्स आपका, हम क्या पूछ रहे हैं? काम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग फंक्शन डिवाइड, वो देखिए कॉन्सेप्ट वही है, यहाँ पर भी फंक्शन डिवाइड किए कि पहला फंक्शन है तो इसका क्या है? काम है। इस फंक्शन का क्या काम है? ऐड करके प्रिंट कराना। इस फंक्शन का क्या काम है? सब्ट्रैक्ट करके प्रिंट कराना। तो यहाँ पर भी है कि कोई स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम्स को मिलके क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वहां पर 2 लाइन 4 लाइन का कोड तो नहीं होगा, वहां बल्क में कोड होगा। अगर आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो आपका बल्क में कोड होगा। और पढ़ने का पर्पस भी है कि अगर आप 3rd ईयर में जाते हो तो 3rd ईयर में आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। वही कि आपका क्या हो जाता है? प्रोजेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रोजेक्ट। जब तक वो नहीं बनाओगे तब तक पढ़ने का कोई पर्पस नहीं। तो आप 3rd ईयर में जाएंगे तो खुद ब खुद आपको सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, चाहे वो वेब बेस्ड बनाए या क्या बनाए, एप्लीकेशन बेस्ड बनाए। ठीक है, तो और ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, दोनों चीज डिस्कस किया हुआ आपका। चलिए, ये क्लियर है सिस्टम और एप्लीकेशन, कई बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, और नेक्स्ट जो है वो है हम लोग का DDLC, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, है ना। कि एक प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए स्टार्ट टू फिनिश कौन कौन सा स्टेप हमको फॉलो करना हो, वही क्या हो गया? प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सबसे पहले हम अगर प्रोग्राम देंगे तो प्रोग्राम आपको देंगे तो एक प्रोग्राम देंगे कि आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? पहला काम है प्रोग्राम को समझना। ठीक है, दूसरा काम है समझ के आपको डिजाइन रफ वर्क करना, कि पहले हम तो वैल्यू इनपुट लेंगे, फिर ये करेंगे, फिर काम क्या है? कोडिंग लिखना, फिर काम क्या है? रन कराना, फिर अगर एरर है तो उस एरर को फाइंड आउट करके दूर करना, और फिर क्या करना? आउटपुट लिखना है। यानी कोई भी प्रोग्राम को
पूरा एग्जीक्यूट कराने में, पूरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कराने में आपको सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। वही चीज क्या है, PDLC, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एक बार हम बोले थे कि अगर रियल लाइफ में भी होता है, अगर आपको चाय बनाना है तो भी तो होता है चाय डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, PDLC, होगा कि नहीं। पहले आप क्या करोगे, दूध को गर्म करोगे। अब ये मत सोचना कि दूध को मार्केट से लाएंगे फिर उसके लिए पैसा जुगाड़ करेंगे, ये सब नहीं करना है, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, दूध को गर्म करेंगे, फिर उसमें चीनी डालेंगे, फिर उसमें हम लोग चाय डालेंगे, फिर थोड़ा देर खौलने देंगे, फिर उसको चाय पत्ती डाल दिए, चाय डालेंगे वही, उसके बाद फिर है ना, उसके बाद निकालेंगे, कप में सर्व करेंगे, उसको दे देंगे, वो क्लियर हो गया। क्लियर है। तो दैट इज ए प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी यही चीज है। फर्स्ट है, फर्स्ट है आपका क्या है ना, चलिए तो फर्स्ट है, आपको ध्यान दीजिएगा इधर, प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन यानी कि जैसे हम प्रोग्राम दिए कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर आफ्टर दैट चेक दैट नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो पहले ही आप ऐसा नहीं कि बैठे कंप्यूटर पर खट खट बनाने लगे, ऐसा तो होगा नहीं। पहले आप उसको प्रॉब्लम को क्या करेंगे, समझेंगे कि क्या दिए हैं, पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम क्या होता है, एनीबॉडी हैज आइडिया। ये समझेंगे ना कि सर क्या बोले, पैलिंड्रोम पता करेंगे कि पैलिंड्रोम नंबर किसको कहते हैं। तो पैलिंड्रोम नंबर का मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान। जैसे 121 इज पैलिंड्रोम नंबर, 121 को रिवर्स भी करेंगे तो क्या आएगा 121, तो दैट इज ए पैलिंड्रोम नंबर। तो ये चीज पहले आप समझेंगे ना, यही चीज है, प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, अगर पैलिंड्रोम वर्ड की बात करेंगे तो बहुत सारा वर्ड है, क्या होगा, वाह ठीक है, मैडम, लिरिल, मलयालम, ये सब किस तरह के वर्ड है, पैलिंड्रोम वर्ड है। किस तरह के वर्ड है, समझ गए ना। पैलिंड्रोम मतलब उल्टा करने के बाद भी वही चीज है, दैट इज पैलिंड्रोम। तो ये हो गया प्रॉब्लम डिफिनीशन। उसके बाद है प्रॉब्लम एनालाइज। अब एनालाइज आप करोगे कि भाई पैलिंड्रोम देंगे तो कैसे होगा पैलिंड्रोम, ये सोचोगे ना। पैलिंड्रोम कि कैसे करेंगे, एक नंबर ले लेंगे, क्या करेंगे कि पहले क्या करना पड़ेगा कि कितना दिए हैं, सर दिए हैं एक प्रॉब्लम, पैलिंड्रोम चेक करना। अगर हम दो प्रॉब्लम दे देंगे कि पैलिंड्रोम भी चेक करो, प्राइम भी चेक करो। प्राइम नंबर जानते हैं, 2 इज प्राइम और नॉट, 7 इज प्राइम और नॉट, 7 प्राइम है ना। 7 प्राइम किसको कहते हैं, जिसके दो ही फैक्टर हो, वन एंड इटसेल्फ। तो यहाँ पर हम दो चीज प्रोग्राम आपको दिए, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर, चेक दैट नंबर इज पैलिंड्रोम और प्राइम। तो यहाँ दोनों पहले डिफाइन कीजिएगा। अब कहिएगा कि यहाँ पर सर ने दो चीज दिया हुआ, एनालाइज इसलिए कीजिएगा कि सर ने दो चीज दिया है, यानी कि हम दो पार्ट में उसको बांट, एक पैलिंड्रोम के लिए अलग बांटते हैं और एक प्राइम के लिए अलग बांटते। तो यहाँ पर एनालाइजिंग का काम चलेगा, ठीक है। अब आते हैं एल्गोरिथम डेवलपमेंट। एल्गोरिथम आप वर्ड सुने हैं पहले से, एल्गोरिथम क्या होता है, माने किसी भी काम को एग्जीक्यूट कराने में, पूरा करने में, शुरू से लेकर लास्ट तक क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं, वही क्या होता है, एल्गोरिथम होता है। क्लियर है। तो आप एल्गोरिथम, आप डायरेक्ट प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, पहले कॉपी पर या कंप्यूटर पर एल्गोरिथम लिखेंगे। एल्गोरिथम क्या लिखेंगे, तो हर एक स्टेप को लिखेंगे। जैसे मैं अगर पैलिंड्रोम की बात करूं तो सबसे पहले लिखेंगे कि पहला स्टेप में हम लोग एक नंबर लेंगे, दूसरा स्टेप में उस नंबर को उल्टा करेंगे, तीसरा स्टेप में हम लोग जो नंबर लिए थे वो और जो उल्टा किए हैं वो उसको चेक करेंगे। अगर दोनों, चौथा स्टेप में अगर दोनों बराबर है तो लिखेंगे पैलिंड्रोम, अगर दोनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे क्या, नॉट पैलिंड्रोम। क्या लिखेंगे, कितना स्टेप हो गया, 4-5 स्टेप। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, एल्गोरिथम। और जब एल्गोरिथम आपका हो जाएगा तब एक आता है फ्लो चार्ट। क्या आता है, फ्लो चार्ट। दोनों सेम है, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट एल्गोरिथम में हम लोग लिखते हैं स्टेप को, और फ्लो चार्ट में हम लोग डायग्राम्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं। हर एक चीज का अलग अलग सिंबल्स होता है, हम पढ़ाएंगे इसके बाद, थ्योरी के बाद आगे आने वाला है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। हर चीज का एक सिंबल होता है, जैसे इनपुट लेने के लिए होता है
रेक्टेंगल, प्रोसेस के लिए होता है पैरेललोग्राम, ठीक है, स्टार्ट के लिए होता है ओवल, होता है ना इलिप्स, तो सबका होता है। तो पहले स्टार्ट करेंगे, फिर इनपुट लेंगे एक नंबर, फिर प्रोसेस करेगा मतलब उसको उल्टा करेगा, फिर आउटपुट देगा। तो एल्गोरिथम में हम लोग लिखते हैं और फ्लो चार्ट में हम लोग डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब एल्गोरिथम डेवलपमेंट हो गया तो आपका आधा काम खत्म हो गया, लॉजिक आपका बन गया। अब क्या करेंगे? कोडिंग करेंगे। एक्चुअल काम यहीं पर है। कोडिंग करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना चाहिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे सी, क्यू बेसिक। तो आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है? क्यू बेसिक। अब क्यू बेसिक ओपन करेंगे और क्यू बेसिक के सिंटेक्स के अनुसार उसमें अंदर क्या लेंगे? कोडिंग। पहला काम है इनपुट लेना। अब ये पता करेंगे कि क्यू बेसिक इनपुट लेने के लिए कैसे इनपुट लेता है। सब अलग अलग लैंग्वेज लेता है। सी में जाइएगा तो कुछ अलग तरीके से लेता है, पाइथन में जाइएगा तो कुछ अलग तरीके से लेता है। तो एल्गोरिथम जो डिजाइन होगा वो सबके लिए डिजाइन होगा, लेकिन कोडिंग जो होगा जिस लैंग्वेज पे आपको नॉलेज है उसी लैंग्वेज में आप करेंगे। समझ गए? और कोडिंग जब करेंगे तो कोडिंग के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन भी करते जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन कहने का मतलब होता है कि प्रोग्राम को रीडेबल बनाना। क्या बनाना? प्रोग्राम को रीडेबल। रीडेबल कहने का मतलब क्या? कि प्रोग्राम का कोडिंग इतने सुंदर तरीके से किया है कि दूसरा आदमी उस प्रोग्राम को क्या कर रहा है? समझ जा रहा है। जैसे क्या होता है कि मैं आपको ये प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम हमेशा ये तो दिमाग में नहीं रखना है कि सर ये 10 लाइन का प्रोग्राम बना दिए, वही प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। आपको 1000 लाइन का भी प्रोग्राम होगा। अगर प्रोग्राम में कहीं पर रीडेबल नहीं बना हुआ होगा तब आपको क्या होगा? दूसरे लोग आएगा उस प्रोग्राम को देखेगा तो उसको कुछ समझ ही में नहीं आएगा। जैसे वायरिंग की बात करेंगे, कोई मिस्त्री आके वायरिंग करके चला गया, वो ठीक से नहीं किया है, कहाँ का कहाँ जोड़ दिया है। अब दूसरा लोग आएगा तो कितना दिक्कत होगा उसको समझने में। तो प्रोग्राम में भी हम लोग क्या करते हैं कि रीडेबल बनाते हैं। दैट मीन्स प्रोग्राम में अगर आपने 4 काम किया है तो लिखिए उसको कि यहाँ पर मैंने हियर आई डू एडिशन, है ना। तब आपको कोई दूसरा कोई आपके प्रोग्राम को देखेगा तुरंत उसको एडिशन में एरर समझेगा, तुरंत वो देखेगा कि एडिशन यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ एडिशन किया है, यहाँ सब्ट्रैक्शन किए हैं, यहाँ डिवीजन किए हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन किए हैं। यानी कि आप भी जब प्रोग्राम बनाइएगा तो आप भी डॉक्यूमेंटेशन का यूज कीजिएगा। बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे, नहीं डॉक्यूमेंटेशन का यूज कीजिएगा, आप हमको भी दिखाइएगा तो हम कहेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन करके आओ। हम उसमें आंख नहीं गड़ाते रहेंगे कि तुम कहाँ इनपुट लिया है, कहाँ आउटपुट लिया है, कहाँ जोड़ रहा है, कहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, बीच बीच में कहीं घुसा दीजिएगा। ऐसे नहीं ना चलेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन इज ऑल्सो नीडेड फॉर प्रोग्राम रीडेबिलिटी। प्रोग्राम को दूसरे लोग भी आसानी से रीड कर सकते। ठीक है। उसके बाद होता है कंपाइलेशन। प्रोग्राम एक बार जब डॉक्यूमेंट कोडिंग कर लिए उसके बाद क्या करेंगे? कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल करना मतलब अगर कंपाइलर होगा तो कंपाइल करेगा और इंटरप्रेटर होगा वहां क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा। कंपाइल करना मतलब क्या यहाँ कह रहा है कि प्रोग्राम आपने कोड लिख लिया, कोड को रन कराएंगे। यानी कि प्रोग्राम आपको हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, वो कंपाइल करेंगे तो किस में जाएगा? मशीन लैंग्वेज में जाएगा और फिर आपको क्या देगा? आउटपुट। उसके बाद है कंपाइल कर लिए तो आउटपुट दे भी सकता है और आउटपुट नहीं भी दे सकता है, एरर होगा। तो उसके बाद हम लोग टेस्टिंग एंड टेस्टिंग करेंगे। टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट में एरर दे दिया, बग दे दिया, तो बग को हम लोग क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे, डिबगिंग करेंगे, है ना। और बग 2 तरह के होगा, एक होगा सिंटैक्टिकल और एक होगा लॉजिकल। सिंटैक्टिकल और लॉजिकल मैं बताता हूं सिंटैक्टिकल क्या होता है। मैंने अभी कहा कि क्यू बेसिक के थ्रू आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कीजिएगा। क्यू बेसिक जैसा रूल फॉलो करने के लिए कहेगा वैसा ही आपको फॉलो कीजिएगा। कभी जब दिक्कत क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, देखिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप किसी मतलब कंटिन्यूटी बना के रखेंगे तभी सीखेंगे ना। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा वो मैथमेटिक्स है, तो उसमें से क्या होता है कि 10-15 लोग समझें और बाकी लोग फिर वही आए गए आए गए आए गए, ऐसा होने लगेगा। इसलिए हमेशा बार बार आगाह कर रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ कहानी नहीं है, कहानी शुरुआत में है। आपको फिर उसी तरह से जो हम कहें उसको शुरुआत में क्या करना पड़ेगा? आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर मैं क्यू बेसिक में प्रोग्राम करूं और क्यू बेसिक कहता है कि इनपुट लेने के लिए
आप एडिशन कर रहे हैं तो इसमें ब्रैकेट डालिए, तो आपको ब्रैकेट डालना होगा। सी कहता है नहीं डालिए, तो आपको नहीं डालना होगा। ये दिमाग नहीं लगाना है कि सर क्यू बेसिक कैसे काहे कर रहा है ब्रैकेट। अरे क्यू बेसिक क्या है, क्यू बेसिक हमने थोड़े बनाया है ना। क्यू बेसिक जो बोला है उसको फॉलो करना होगा। अब आपने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया क्यू बेसिक में और रन कराया, तो क्या देगा वो, एरर। तो दैट इज सिंटैक्टिकल एरर, क्योंकि इसके सिंटैक्स को फॉलो करके आप प्रोग्राम नहीं लिख रहे हो। अब लॉजिकल एरर क्या होगा, सारा सिंटैक्स आपने सही लिखा है, अब यहाँ पर करना था आपको प्लस, यहाँ पर कर दिया आपने माइनस, और आप देख रहे हैं कि अरे यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करें कि 30 आए और आ गया क्या -10, तो ये किस तरह के एरर है। तो ये तो आपके गलती से हो, ये तो समझ जाएगा, तुरंत से समझ जाएगा। तो सिंटैक्टिकल एरर मतलब उसके सिंटैक्स में छेड़छाड़ आपने किया है, और लॉजिकल एरर आपसे मिस्टेक हुआ है कि जहाँ एडिशन था वहां सब्ट्रैक्शन दे दिया। तो लॉजिकल एरर आसान होता है, सिंटैक्टिकल एरर क्या होता है, टफ होता है। क्लियर है। हाँ, सिंटैक्टिकल एरर होगा तो बताएगा, क्यों बेसिक थोड़ा प्रोग्रामिंग पुराना लैंग्वेज है तो नहीं भी बताएगा, ठीक है, तो वो बता देगा, और एक्सपीरियंस से वो आ जाएगा, एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा कहाँ मेरा एरर होगा। सब काम किससे होता है, एक्सपीरियंस होता है। क्यों कंपनी वाला मांगता है कि एक्सपीरियंस बंदा हमको चाहिए, एक्चुअल मैं भी बता दे रहा हूँ, आप यहाँ से बहुत पढ़ के जाएंगे, लेकिन एक्चुअल आपको नॉलेज होगा जब आप कंपनी में जाएंगे, 1 साल काम करेंगे, तभी आपको क्यों मांगता है कि 1 साल का एक्सपीरियंस। हम खुद पढ़ के गए, और क्या हम नए बच्चों को तुरंत से पढ़ाने लगेंगे। मेरे पास एक्सपीरियंस इसलिए आया कि हमने बच्चों को पढ़ाया। इसका रीजन मैं बता रहा हूँ क्या होता है, कि जैसे मैं प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ, मेरे पास एक तरह के एरर आएगा, मैं खोज के उसको दूर करूंगा, लेकिन जब मैं पढ़ाने लगूंगा, पढ़ा रहा हूँ, तो 30 बच्चा है तो 30 तरह का एरर आएगा। वो सब मेरे दिमाग में अडॉप्ट हो रहा है कि यहाँ भी एरर होता है, यहाँ भी एरर होता है, ऐसा भी होता है। जो मैंने स्टूडेंट लाइफ में नहीं देखा वो पढ़ाने वाला लाइफ में देखा। तो ये भी सोचिए कि एक्सपीरियंस आपको मिलेगा जब कंपनी में आप जाएंगे, तो एक्चुअल एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन यहाँ से भी बेसिक आपको कॉन्सेप्ट सबका मालूम होना चाहिए, बेसिक ही नहीं मालूम रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगा। तो ये हो गया आपको टेस्टिंग एंड डिबगिंग। तो इतना होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीडीएलसी। अब सबका यहाँ पर क्या है, डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन आपको समझाने की जरूरत नहीं है, सारा आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है ना, प्रॉब्लम एनालिसिस क्या है, समझा दिए। प्रॉब्लम एनालाइज करेंगे तो क्या करेंगे, एल्गोरिथम डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। एल्गोरिथम डेवलपमेंट करने के बाद क्या हो जाएगा, है ना, उसके बाद प्रॉब्लम, उसके बाद है फ्लो चार्ट, नीचे आ गया है, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। उसके बाद क्या है, फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट में देखिए सबका डायग्राम रहेगा, ये सब पढ़ाई होगी आपकी, ठीक है। फ्लो चार्ट एल्गोरिथम कैसे बनता है वो सब डायग्राम, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, कोडिंग होगा। और कोडिंग जो हम लोग कहते हैं वही चीज क्या होता है, सोर्स कोड। वही चीज क्या होता है, सोर्स कोड होता है। क्लियर है। और उसके बाद क्या हो जाएगा आपको, कंपाइलेशन, और उसके बाद टेस्टिंग एंड, ठीक है, इतना हो। अब ये भी कहिएगा, तब आप कह सकते हैं कि सर कोई प्रोग्राम करेंगे तो ये सब फॉलो करना होगा, तो फॉलो करना होगा। अगर बड़ा सा प्रोग्राम होगा तो फॉलो करना होगा। हम कहेंगे कि 2 नंबर को जोड़ना है, 2 नंबर इनपुट लेना है, उसको जोड़ना है, तो उसमें आप क्या एनालाइज कीजिए, वो डिपेंड करेगा किस पे, प्रॉब्लम पे। ऐसा नहीं कि आधा घंटा उसे एनालाइज कर रहे हैं जोड़ने के लिए, है ना। उसके लिए आप क्या करेंगे, झट से कंप्यूटर में बैठेंगे, ए में इनपुट, बी में इनपुट, और दोनों के इनपुट फट में स्टोर करा, फट को प्रिंट करा। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका प्रॉब्लम कितना बड़ा। तो ये है आपका पीडीएलसी, समझ गए, क्लियर है। कोई पॉइंट में प्रॉब्लम होगा पूछ लेंगे। नेक्स्ट हो गया प्रोग्राम का टाइप्स, है ना। प्रोग्राम का टाइप्स भी आपको बताती है, सीक्वेंशियल, डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग। अब ये मुझे बताएंगे कि अभी मैं बताया क्या, पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम वाला में डिसीजन मेकिंग होगा या नहीं होगा, ये समझ रहे हैं सारे लोग। सीक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग का क्लास छूटा हुआ भी होगा। तो सीक्वेंशियल, अभी जो मैंने यहाँ पर प्रोग्राम बनाया ना, वो सारा सीक्वेंशियल है, यानी हर एक लाइन काम करेगा, एक भी लाइन को ओमिट नहीं करेगा, स्किप नहीं करेगा। अब देखिए पैलिंड्रोम डिसीजन मेकिंग है, इसको 2 में से एक ही आउटपुट देना है,
या तो पैलिंड्रोम है या फिर पैलिंड्रोम। तो देखिए क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम लोग पहले क्या लेंगे, इनपुट लेंगे। एक शॉर्टकट हम लिखते हैं, इनपुट लेंगे, ठीक है ना, नंबर इनपुट लेंगे ना, और उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, यानी कि रिवर्स करेंगे, है ना। जैसे हमने इनपुट लिया 1 to 1 और इसको हम लोग इनपुट ले लिए और इसको हम रिवर्स करेंगे तो भी ये क्या आएगा, 1 to 1। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि इनपुट लिए थे वो और रिवर्स जो किए वो दोनों बराबर है कि नहीं। बराबर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पैलिंड्रोम, ठीक है। और अगर नहीं बराबर है, नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू के लिए नॉट इक्वल टू का साइन तो यहाँ नहीं मिलेगा, साइन है कीबोर्ड पर, क्रॉस वाला तो नहीं है। तो नॉट इक्वल टू के लिए आगे बताएंगे, ऐसे चलता है वो सब आगे बताएंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कंट्रोल बी और क्या लिखेंगे, नॉट। तो देखिए कैसे ये प्रोग्राम करेगा, इसमें दोनों चीज है, सिक्वेंशियल भी और डिसीजन भी है। ऊपर से प्रोग्राम चला टॉप टू बॉटम, हमेशा ऐसे ही याद रखिएगा, टॉप टू बॉटम है, लेफ्ट टू राइट। पहला इनपुट ले लिए 121, दूसरा रिवर्स कर दिया, रिवर्स होके क्या आ गया 121। अब यहां पर आया तो चेक किया, या तो ये ट्रू होगा या फिर क्या हो जाएगा फॉल्स। तो अगर ये ट्रू होगा तो ये क्या हो गया फॉल्स, ये ना होगा कि अगर बराबर होगा तो बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये ट्रू होगा तो ये काम करेगा और फॉल्स होगा तो ये काम करेगा, दोनों में से कोई एक ही काम करेगा। 121 के केस में ये ट्रू हो गया तो पैलिंड्रोम काम करेगा। उसके बाद प्रोग्राम सीधे कहां जंप मार देगा, नीचे, इस लाइन पर जाएगा नहीं, इसी को कहते हैं डिसीजन मेकिंग। यानी पहला लाइन काम किया, दूसरा लाइन यहाँ काम किया, ये काम किया, ये काम किया, सीधे यहाँ आ गया, ये दोनों का स्किप कर दिया। अब हम लोग लेंगे 123, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को क्या आ जाएगा 3 to 1। अब यहाँ पर ये काम किया, ये काम किया, ये क्या हो जाएगा गलत, तो ये स्किप कर देगा और यहाँ जंप करेगा। ये क्या हो गया आपको डिसीजन मेकिंग, ये क्या हो गया। तो सीक्वेंशियल पढ़ेंगे तो खाली सीक्वेंशियल हो गया, लेकिन डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे तो उसमें डिसीजन मेकिंग भी आ सकता है सीक्वेंशियल, और लूपिंग पढ़ेंगे तो उसमें लूपिंग भी आ सकता है, डिसीजन मेकिंग भी आ सकता है और सीक्वेंशियल भी आ सकता है। क्लियर है, समझ गए। तो ये 3 तरह के कंस्ट्रक्ट है आपको, और ये जो रिवर्स आसानी से कर दिए इसीलिए आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, इतना आसानी से रिवर्स नहीं होगा। क्लियर है क्या, लूपिंग का एग्जांपल टाइम हो चुका लेकिन बता देते हैं लूपिंग का कैसे। जैसे अगर हम कहें कि आपको क्या करना है कि सीमेज कॉलेज को 10 बार प्रिंट कराना है, कितने बार प्रिंट कराना है 10 बार प्रिंट कराना है। तो प्रिंट सीमेज कॉलेज आपको कितना बार प्रिंट कर लिखेंगे 10 टाइम। हम लोग इसको ऐसे मशीन में डाल देते हैं कि इसको प्रिंट सीमेज को ना, सीमेज कॉलेज को 10 बार घुमा, तो जितनी बार प्रिंट सीमेज कॉलेज घूमेगा उतनी ही बार ये क्या करेगा प्रिंट करेगा। अब देखिए जैसे क्या होगा, जैसे आप कंट्रोल सी और 5 टाइम हमने प्रिंट किया, ठीक है, और इसको हम लोग एक मशीन बनाए, कैसे बनाएंगे तो अभी तो बनेगा नहीं। हमने एक मशीन बनाया कि I 1 to 5 1 to 5 और यहां पर लिख दिया क्या प्रिंट सीमेज को। ये दोनों सेम है, देखिए कैसे सेम, ये 5 बार आपको सिक्वेंशियल है, पहला लाइन किया, दूसरा लाइन किया, तीसरा लाइन किया, चौथा लाइन किया और 5वीं लाइन किया। यहाँ पर ये है क्या लूपिंग, क्या है ये, यानी कि ये लाइन कितनी बार काम करेगा 5 बार काम करेगा। तो 5 बार काम करेगा तो इसी लाइन का पार्ट क्या है सीमेज कॉलेज, तो सीमेज कॉलेज भी 5 बार क्या होगा घूमेगा। तो जब 5 बार घूमेगा तो 5 बार प्रिंट सीमेज कॉलेज, प्रिंट सीमेज कॉलेज, प्रिंट सीमेज कॉलेज आएगा, तो 5 बार क्या देगा आउटपुट देगा। तो ये हो गया आपको क्या लूपिंग। क्लियर है, हाँ डिसीजन मेकिंग में घूमेगा नहीं, डिसीजन मेकिंग में एक बार आएगा। हाँ तो ये लाइन दिया रहेगा तो ये लाइन डिसीजन लेगा, कितनी बार प्रिंट करना है ये लेगा, ठीक है, ये तो लेगा कि 5 बार करना है कि 10 बार करना है, ये वैल्यू पर निर्भर करेगा, किससे निर्भर। हाँ डिसीजन थोड़ा सा इसमें भी डिसीजन का पार्ट आएगा, ठीक है, लेकिन लूपिंग का पर्पस है कि इसको एक से ज्यादा बार क्या करेगा आएगा। क्लियर है,
समझ गए? अब शांत रहिए। हाँ 10। हाँ पूछो क्या प्रॉब्लम है? सर इसको थोड़ा रन करा के दिखा दीजिए तो। क्या रन करा के। रन अभी नहीं करेगा छोटू कुमार, अभी हम लोग इसको नोटपैड में लिख रहे हैं। रन करेगा जब हम लोग क्यू बेसिक पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? थ्योरी पार्ट कैसे होता है। जब तक रन करेंगे अभी बहुत समय है, रन हम लोग प्रोग्राम पढ़ेंगे तब करेंगे, ठीक है? ठीक है। अभी प्रोग्राम हम लोग पढ़ेंगे, ये तो सिर्फ दिखा रहे हैं ना कि रन ऐसे होगा ऐसे होगा, ये तो मेन प्रोग्राम तो करेंगे हम लोग ना। यही चाहता है। नहीं नहीं अभी चलेगा क्या? हाँ ऐसे ही है।